Good morning students. I welcome you all to 19th of September morning class. इस क्लास में हम रेगुलर एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. दोज हु आर न्यू मैं उनको बता दूं, ये हमारी एक रेगुलर सीरीज है. आप प्लीज इसके साथ रेगुलर रहिए और आपका आंसर राइटिंग बाय द टाइम इम्प्रूव होता जाएगा. ओके, सो आज हम पेपर फर्स्ट आपके लिए लेके आए. हमारा क्रोनोलॉजी में पेपर्स चलते हैं. कल 1, 2, 3, 4 ऐसे हमारे पेपर जीएस पेपर के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती हूँ. तो आज पेपर फर्स्ट का टर्न है. उससे पहले कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और बाकी जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां भी मुझे फॉलो कर ले. राइट, सो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द रीजन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर मे बी द इंडियन इकोनॉमी एंड द एक्सटर्नल इन्वेजन्स. डिस्कस 250 वर्ड्स. हमें डिस्कस करना है कि जो मुगल एम्पायर का जो विघटन हुआ, मुगल एम्पायर जैसे खत्म हुआ, उसका रीजन था हमारी इंडियन इकोनॉमी और एक्सटर्नल जो बाहर से जो हमारे आक्रमण हुए वो उसका रीजन था. तो क्या ये रीजन हम सही दे रहे हैं? और अगर सही है तो इसको डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में. राइट, सो इस तरह से हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है अपना डिफरेंट सिचुएशंस पे, डिफरेंट जो हमारी हिस्ट्री के जो मेन इवेंट है उन पे. राइट, इसका अप्रोच होगा स्टार्टिंग विद द राइटिंग अबाउट द एक्सपेंस ऑफ मुगल एम्पायर इन द अर्ली 18th सेंचुरी. जाते जाते मुगल एम्पायर्स ने क्या क्या किया, उस टाइम पे क्या रीजंस रहे हैं वो हमें बताना है. डिस्कस द वेरियस रीजंस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर गिविंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल इंकर्जन्स. हमें बाहर जब जाते जाते मुगल एम्पायर की इकोनॉमी और एक्सटर्नल इंकर्जन, कौन कौन से इन्वेजन जो बाहर से लोग आए, आक्रमण किया जिन्होंने इंडिया पे और लूट के ले गए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे जो पॉलिटिकली हमारी इंडियन जो मासेस थी उन पे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. कंक्लूड कर देना फिर हमको सूटेबल. आपको पता है कि एक पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन बॉडी होगा, देन आपका कंक्लूजन होगा. तो ये आपका फॉर्मेट रहता है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने का. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? Disintegration of Mughal Empire was a decisive event in the history of India which led to the rise of different regional powers as well as British rule for over 200 years. 200 सालों तक हमारा मुगल्स ने हम पे जो हमारा रूल किया था हमारी कंट्री पे, राइट, वो भी इन्वेजन के थ्रू ही हमारे इंडिया में आए थे. सो बिगिनिंग ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर कैन बी ट्रेस्ड और टू द स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ औरंगजेब. मतलब हमारा जो बिगिनिंग है, जो डिसइंटीग्रेशन कब से स्टार्ट हुआ, जब हमारा औरंगजेब का रूल आया, औरंगजेब का टाइम आया, 1707 में उनका डेथ हो गया था. तो तब से हमारा डिसइंटीग्रेशन मुगल्स का स्टार्ट हो गया था इंडिया में, उनका खत्म होना शुरू हो गया था. राइट, सो औरंगजेब inherited a large empire, yet he adopted a policy of extending it further to the farthest geographical limits in the south at the great expense of men and materials. Right, so औरंगजेब जो है हमारे, वो लार्ज एम्पायर, बहुत ही बड़ा एम्पायर उनके अंडर था. उनकी जो पॉलिसी थी एक्सटेंडिंग द, जितना ज्यादा आप ज्योग्राफिकल एरिया एक्सटेंड कर सकते हैं वो औरंगजेब की पॉलिसी रही थी. चाहे वो कुछ भी करके हो, बट उनको ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया लिमिट्स अपनी बढ़ानी थी. और चाहे वो एक्सपेंस मैन का हो या मटेरियल का हो, पैसे का हो, किसी भी चीज का हो, उनके उसकी दाम पे वो अपना पूरा जितना भी हुकूमत अपनी थी आगे तक बढ़ाना चाहते थे. राइट, सो बॉडी पार्ट में हम क्या लिखते हैं कि रीजंस हमें देने हैं डिसइंटीग्रेशन के. तो पहला रीजन हो जाएगा इकोनॉमिक रीजन. अब इसकी हम पड़ताल करेंगे क्या है इसमें. द मुगल इकोनॉमी वाज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ रीजंस व्हिच इन टर्न लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. सम ऑफ द फैक्टर्स आर एज फॉलोज. हमें इकोनॉमिक रीजन हमारे जो देने हैं वो भी रीजन था कि मुगल एम्पायर खत्म होने वाला था, खत्म हो गया और बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको तख्तापलट कर दिया. फिर बाद में वॉर ऑफ सक्सेशन, इसका क्या मीनिंग हुआ? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी फिक्स्ड रूल ऑफ सक्सेशन. बोला, आपको बताया मैंने कि 1857 के बाद तो कंप्लीटली जो ब्रिटिशर्स थे वो आ ही गए थे, बट उससे पहले जो मुगल्स थे, मुगल्स का एंड समझा जाता है 1857 का रिवोल्ट. राइट, आपका 1707 से लेके 1857 कम से कम 150 साल ये ऐसे साल थे जब आपका मुगल्स इतनी फिक्स जो अमाउंट में नहीं आ रहे थे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन उनकी नहीं थी जैसे पहले अकबर के समय में रही थी. राइट, तो वॉर ऑफ सक्सेशन में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी फिक्स्ड रूल ऑफ द सक्सेशन द मुगल डायनेस्टी ऑफन हैड टू फेस सिविल वॉर्स बिटवीन द प्रिंसेस. प्रिंसेस के आपस में लड़ाई, जितने भी नॉबल्स थे
उन नॉबल्स की आपस में लड़ाइयाँ थी, तो आपस में वो ज़्यादा जो पावर के भूखे बहुत ज़्यादा ये बाद में जो मुगल रूलर थे वो आते रहे, और उन्होंने किसी ने भी अपना जो इंटीग्रेशन है पॉलिटिकली अपनी पावर को आगे बढ़ाने का किसी ने नहीं सोचा, उन्होंने अपना सिर्फ फायदा देखा। सो दीज वॉर्स ऑफ सक्सेशन बिकेम इंक्रीजिंगली डिस्ट्रक्टिव एंड फियर्स ड्यूरिंग द 18th century which resulted in great loss of life and property। आपको पता होना चाहिए कि 18th century में हमारा जो ग्रेट लॉस हुआ लाइफ का और प्रॉपर्टी का, बिकॉज ऑफ किसके लिए, क्योंकि ये अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते थे लोगों को, ठीक है। सो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था, लोगों की बहुत मास लेवल पे कत्लेआम होते थे। जागीरदार, इनको क्या कहते हैं आपका लास्ट ईयर, जागीरदार और जमींदार में जो डिफरेंस है ये पूछा था प्रीलिम्स में, तो आप किसी भी टर्म को, मिडाइवल जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक बार पंचायतन स्टाइल आया था, काफी बार आपका मुकद्दम और ये सब क्या होता है आपको जरूर पता होना चाहिए, उसके लिए आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़िए। 11th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी है ये आपकी, ये आपको पढ़ना होगा। सो आप ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप उनको जरूर से जरूर रिवाइज करें। सो जागीरदार ने क्या इसमें रोल प्ले किया, इकोनॉमी ऑफ द एम्पायर डिटीरियोरेटेड ड्यू टू द जागीर क्राइसिस। तो आपका जागीर क्राइसिस, as many as जागीरदार्स were contesting for the limited number of जागीर्स which in turn led to further political crisis between the nobles। होता क्या था पहले समय में, जितने भी राजा थे, जितने भी मुगल्स थे, वो अपने नोबल से जो मंत्री थे उनको किसी को भी वो कैश देने की बजाय उनको जागीर, उनको कुछ लैंड का पार्ट उनको दे देते थे। और बट ये लैंड जैसे ही लोगों में बंटने लगी नोबल्स में, तो उनमें लालच आने लगा और वो सोचते थे हमको ज्यादा मिले, हमको ज्यादा मिले। तो जागीर के चक्कर में नोबल्स आपस में लड़ते रहते थे, उनका कोई मतलब नहीं होता था कि हमारी देश में आवाम में क्या हो रहा है, और उनको किसी भी तरह का फ्यूचर से कोई मतलब नहीं था। अपनी जो उनका उस टाइम पे जो सेटिस्फेक्शन था वो उनको फुलफिल करना था कि हमें ज्यादा से ज्यादा जागीर अपनी ऑब्टेन करनी है। टू इंक्रीज प्रॉफिट विद अ लिमिटेड number of Jagirs, the Jagirdar started to maintain less than expected number of troops, which weakened the army of the Mughal Empire, right? So increase profit, हमें अपना limited number of Jagirs थी, उसके साथ ही profit increase करना था। जागीरदार और जमींदार में क्या डिफरेंस है, जागीरदार तो आपको जागीर दी जाएगी, पार्ट ऑफ लैंड आपको गिफ्ट के तौर पे मिलेगा, बट जमींदार को बाय बर्थ उनका जमीन होता है, उनका खुद का जमीन होता है, उनको वो लैंड गिफ्ट में नहीं मिला होता। ये बेसिक डिफरेंस है जागीरदार और जमींदार में, राइट। सो स्टार्टेड टू मेंटेन लेस देन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रूप्स व्हिच वीकेंड द आर्मी ऑफ द मुगल एम्पायर। तो आप जो हमारे जागीर थे, जागीरदार क्या करने लगे कि कम से कम जितने भी सैनिक होते थे, ट्रूप्स होते थे, वो कम मेंटेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपना फायदा, अपने पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने, और फिर मुगल एम्पायर इससे वीक होने लगी, कमजोर पड़ने लगी। फॉरेन इन्वेजन, जो बाहर से जो आक्रमण हुए, उनका क्या इफेक्ट पड़ा। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, मैंने आपको बताया, ड्यू टू द वीकनेस ऑफ लेटर मुगल्स many foreign invasions struck the empire, such invasions resulting in plundering much of the wealth of the empire, it worsened the economy of an already declining power। जो पावर, जो मुगल ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहे थे, जिनमें पावर नहीं बची थी, पहले जैसी स्ट्रांग नहीं थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे, लूट कर रहे थे, अपना अपना सोच रहे थे, अपना सिर्फ ज्यादा प्लेजरेबल लाइफ उनको चाहिए था, उसी के बारे में वो उसको फुलफिल करने में लगे थे। उनको अपने सियासी जो मतलब थे उनसे कोई ज्यादा लेन देन नहीं रह गया था। सो एम्प्टी ट्रेजरी, हमारी जो खजाना था वो भी खाली हो गया। शाहजहां जील, उनका जो एंथुसियाज्म था फॉर कंस्ट्रक्शन लाइक ताजमहल had depleted the treasury। Aurangzeb's long wars in south had further drained the exchequer। मतलब आपका जो शाहजहां थे, शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब, आपको पता है औरंगजेब ने जैसे हमारा ताजमहल बन रहा था, उसके साथ साथ उन्होंने आगरा के किले में उनको बंद कर दिया था, उनको राइट। तो फिर इसके बाद जो
शाहजहां थे उनका तो सारा पैसा जो खजाना था लुट गया ताजमहल बनाने में मुमताज जी के लिए। मुमताज भी नहीं रही, ताज भी नहीं रहा और बाद में शाहजहां भी नहीं रही, राइट। आज दोनों की कब्रें हैं उसमें और कुछ नहीं है। सो ये देखिए इसके बाद सारा पैसा उस पे लुटा के औरंगजेब ने अपना सारा पैसा लगा दिया ज्योग्राफिकल इंक्रीज जो अपना लिमिट है उसको बढ़ाने में। वो ज्यादा लड़ाइयां करते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा लैंड चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना था, तो इस पे उन्होंने अपना पूरा जो ट्रेजरी था वो लुटा दिया। उसके बाद एक्सटर्नल इंकर्जन मतलब बाहर से, देश के बाहर से कौन सा जो इंकर्जन था वो जब आया तो यहाँ से आपको पता है जितने भी मुगल थे वो एम्पायर टेरिबली टेरिबली बहुत बुरी तरीके से हिल गया, उससे इम्पैक्ट उससे पड़ा। नादिर शाह का जी हुआ 1739 में, आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ब्रूटल था ये, राइट। द कंडीशन ऑफ मुगल एम्पायर विद इट्स कॉम्पिटेंट रूलर्स, वीक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुअर मिलिट्री स्ट्रेंथ अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेडर्स। बाहर वालों को भी तो मौका चाहिए ना कि अब यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस हमें लग रही है तो अब जाके हमला कर दो, आक्रमण का सही समय आ गया है तो कर दीजिए। नादिर शाह ने क्या किया, पर्शिया से थे, ईरान इसको आज बोला जाता है, राइट। पर्शिया से थे, पर्शियन अटैक्टेड द एम्पायर इन 1739. Nadir Shah's invasion gave a crushing blow to the already tottering Mughal empire and hastened the process of its disintegration. मतलब नादिर शाह ने आके जो 1739 में नादिर शाह आए तो एम्पायर एकदम वीक कर दिया, क्योंकि उससे पहले ही नोबल्स आपस में लड़ रहे थे। कोई एक स्ट्रॉन्ग राजा की जिसको जरूरत होती है देश को, वो स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था जो अपने देश को बचा सके। और नादिर शाह ने आके बहुत ही ज्यादा लूट मचाया, बहुत ही ज्यादा कहते हैं जो पीकॉक थ्रोन था हमारा बहुत ही फेमस था, जो मुगल्स की शान थी उसको भी उठा के ले गया था। और किसी भी राजा का अगर आप गद्दी उठा ले तो वो ज्यादा बदनामी की बात होती है कि आपका जहाँ पे बैठते हैं वही उठा ले गया जी, अब कहाँ बैठेंगे बताइए, खड़े रहिए अब आप। सो इन्वेजन बाय अहमद शाह अब्दाली। सो अहमद शाह अब्दाली बाद में फिर उनके बहुत ही ज्यादा ये भी ब्रूटल थे। इन्होंने क्या किया, 1761 में ये आए ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाह आलम द सेकंड। अहमद शाह अब्दाली द इंडिपेंडेंट ruler of Afghanistan invaded India. He conquered Punjab and marched towards Delhi. अहमद अब्दाली जी ने क्या किया, इन्वेजन, उन्होंने उनके भी इन्वेजन ने, उनके भी लूटपाट ने क्या किया, दिल्ली को और कमजोर बना दिया। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी प्लेस पे पड़ता था तो वो तो दिल्ली था जी, ठीक है। ये आपने नॉर्थ से आते थे और ये जो जितने भी पासेस थे, पासेस के थ्रू आते थे ये, और दिल्ली पे सबसे ज्यादा अटैक करते। दिल्ली सबसे अमीर होती थी, सबसे ज्यादा डाइवर्स होती थी, वहीं पे सबका जितना खजाना था, सब ट्रेजरी थी वही थी। तो दिल्ली के लोगों ने बहुत ही ज्यादा जो जितना मैसेकर है वो यहीं पे होते थे। जो बड़े बड़े इन्वेजन थे, नादिर शाह ने बहुत लोगों को मारा, एकदम अंधा लोगों को मारा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद अब्दाली जी आए, उन्होंने भी ऐसे किया। Further, the emergence of British and other European powers in the Indian subcontinent also posed a challenge, took away the last hope of the revival of the Mughal Empire. मतलब लास्ट में फिर आपका जी ब्रिटिशर सबसे बड़ी पावर जिन्होंने हमें खत्म करने का पूरा ही ठान लिया था कि हम आएंगे तो सब ले जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, किसी के आने का छोड़ेंगे ही नहीं, राइट। सो ब्रिटिश ऐसे आए फिर गए ही, उसके बाद तो मुगल फिर जी उठ ही नहीं पाए, फिर तो एकदम ही खत्म हो गए। तो हम कह सकते हैं कि मुगल को उठने ही नहीं दिया गया। एक स्ट्रॉन्ग रूल के लैक में, आप अगर स्ट्रॉन्ग कोई रूल होता तो शायद आज ब्रिटिशर्स ना आते इंडिया में, शायद ब्रिटिशर्स हमें इतनी बुरी सिचुएशन में ना छोड़ के जाते और हम शायद मुगल ही बने रह जाते अगर जो कोई स्ट्रॉन्ग मुगल राजा औरंगजेब जैसा कोई आता उनके बाद, राइट। सो कोई आया नहीं, बाहर वाले आते रहे, वो लूटते रहे, अपना मतलब करते रहे और हम जी वहीं के वहीं रह गए, ठीक है। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर मेड द सॉइल फर्टाइल फॉर द कॉलोनाइजेशन बाय द ब्रिटिश। हमारी जो मुगल एम्पायर का जो खात्मा शुरू हो गया ना, उस खात्मे के बाद जो धरती जो उन्होंने छोड़ा उसको और ज्यादा उन्होंने मजबूत बना दिया। किसके लिए, कॉलोनाइजेशन के लिए, क्योंकि जो जमीन वो छोड़ के गए वो जमीन एकदम बंजर थी, उस पे कोई स्ट्रॉन्ग रूल था नहीं। उस पे आके अपने ब्रिटिश जी ने बीज बो दिए कि अब तो हम यहाँ पेड़ उगाएंगे, हम यही इस पेड़ की छांव में सदियों तक रहेंगे, सोएंगे खाएंगे बट जाएंगे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने ये खाली जमीन इनको दे दी कि अब आपको जो करना है देश के साथ कीजिए, हमारा तो निकल चुका मतलब, ठीक है। अब 1857 में आते आते बहादुर शाह जी हमारी बड़ी दुर्गत के साथ
इनकी जो मौत थी वो इनको मिली, वो बहादुर शाह जी रंगून इनको जाना पड़ा। इनके 2 बेटों का खात्मा इनके सामने ही कर दिया गया। हुमायूं के टॉम में राइट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, सिंबॉलिक रोल, एंड विद हिज डेथ इन 1862 द मुगल एम्पायर केम टू एन एंड। हमारा मुगल एम्पायर 1857 में एकदम खत्म हो गया। मैंने बताया आपको, क्योंकि जो रूल कोई स्ट्रॉन्ग रूल नहीं था। बाद में जो इनके बेटे थे वो अपने ही मतलब प्लेजर वाली लाइफ उनको चाहिए थी और कुछ हाथ पैर हिलाने नहीं थे, तो इसीलिए इनका जो मुगल का जो खात्मा है वो मेनली इनका रीजन था। इनके जो जनरेशन थी अपकमिंग, जो लेजी जो इनकी जनरेशन थी, किसी कोई काम की नहीं थी, वो इनकी जनरेशन मेन इनका रीजन बनी कि हम अब डुबा देंगे अपनी ये जो सल्तनत को। और इसके बाद द डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल इंकर्जन एक्टेड एज अ terminates in the strong word of the Mughal Empire। पैसे नहीं थे, खजाने में कुछ नहीं छोड़ा था जी। और उसके बाद बाहर से इन्वेजन आते गए, लूटते गए, तो और कमजोर होते गए। सैनिक बचे नहीं थे इनके पास कोई। जो जागीरदार आपस में लड़ते रहे, वो उनको अपने लैंड से मतलब था, और जो इनके राजा के बेटे थे उनको अपनी शौक से मतलब था, उनको अपने शौक कंप्लीट करने थे। और ब्रिटिशर्स ने देखा जी ये तो बेवकूफी है और यहाँ पे सब अपने में लगे पड़े हैं, बेहतर है लोहा गर्म है, मार दीजिए हथौड़ा, तो वही बात हो गई। तो यहाँ पे फिर कुछ इन्होंने छोड़ा नहीं, फिर और ये लूट के ले गए, तो जी हमारा हाल हो गया बुरा। तो ये हो गया जी आज का क्वेश्चन। तो रेगुलर हम ऐसे ही आपके क्वेश्चन जो होंगे जीएस पेपर 1 to 4 में रेगुलर डिस्कस करती हूँ। आप प्लीज रेगुलर मेरे चैनल एनएसएन लाइव्स पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे ट्विटर, फेसबुक और मेरे इंस्टा को, राइट। ये सब भी होते हैं कुछ, ठीक है, इन पे भी आप फॉलो कर लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो करें। मेरी रेगुलर क्लासेस इसी पे आएंगी, और मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है क्लासेस से रिगार्डिंग वो मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगी। तो ये जी आज का हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इसी के साथ हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज।